आज हम लोग सीबीडीसी को समझते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को समझते हैं। इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या जनता के लिए फायदा है और क्या जनता के लिए नुकसान है, क्या छुपाया गया है जो बताया नहीं जा रहा है और जो बताया जा रहा है, जो जताया जा रहा है, वो वास्तव में छुपा हुआ क्या है। इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इस तरह चर्चा करेंगे कि इसकी चर्चा कर लेने के बाद, इसका अध्ययन कर लेने के बाद अन्य और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। जो बातें घुमा फिराकर बहुत लंबी चौड़ी, बहुत ही ज्यादा, बहुत लंबी, शायद महीनों और सालों में भी जो स्टडी कर पाएंगे और वो भी मिसगाइड हो जाएंगे, गलत जगह फंस जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो सारी चीजें कुछ ही मिनटों के अंदर क्लियर कट उनका खुलासा करके जो एकदम एग्जैक्ट सही चीज है उसको हम जान पाएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है। ये दरअसल एक फिएट करेंसी ही है। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि फिएट करेंसी क्या है। फिएट करेंसी वो करेंसी है जो कि किसी भी देश के सेंट्रल बैंक्स जारी करते हैं, जिनके लिए कोई रिजर्व नहीं रखा गया है, जैसे सोने का रिजर्व, चांदी का रिजर्व या अन्य कोई भी कमोडिटी, कोई भी कीमती चीज, मान लीजिए गेहूं चावल ही का रिजर्व रख लें, क्योंकि वो काम की चीज है, जनता के काम आती है, तो रिजर्व रख सकते हैं। वैसे गोल्ड और सिल्वर ही ज्यादातर रिजर्व रखे जाते रहे थे जब गोल्ड स्टैंडर्ड था। ये तब की बात थी। जब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ, जब अमेरिका ने मैंडेट जारी किया वियतनाम वॉर के टाइम, तब जो पहले डॉलर था वो पेट्रो डॉलर बन गया। पेट्रो डॉलर कैसे बन गया? क्योंकि सऊदी अरब ने यह घोषणा कर दी कि हम अपने पेट्रोल की कीमतें सिर्फ यूएसडी में लेंगे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में, सोना चांदी में भी नहीं लेंगे, अन्य किसी मुद्रा में नहीं लेंगे, हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में लेंगे। यानी कि वो सारे के सारे डॉलर की मिल्कियत या कंट्रोल, एक तरह से कहिए कि सऊदी अरब के पास आ गया। और सऊदी अरब अकेले ही नहीं, वो क्योंकि ओपेक नेशंस का लीडर भी है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल को, वो सारे देश जो कि गल्फ कंट्रीज ही हैं मोस्टली। अब उसमें अगर एक कंट्री और जुड़ जाता है तो उसे ओपेक प्लस कहते हैं, और वो एक और कंट्री जो है उसका नाम है रशिया। उस एक को जोड़ते हैं तो ओपेक प्लस बना देते हैं। ओपेक में नहीं मानते, मतलब अपना तो एक है ओपेक, वो एक तरह से जैसे कि एक्स्ट्रा है, बाहरी है, इसलिए उसको अलग से रखा हुआ है कि उसको अलग से जताओ कि भैया तुम प्लस करके हो, एक्स्ट्रा हो, बाहरी हो, हम जो मेन है वो हम मेन हैं। इस तरह का एक अपीयरेंस दिखता है। तो अब तब जो है ये एक स्थिति बनी, यानी कि सऊदी अरब ही सर्वे सर्वा है, और सऊदी अरब में है मोनार्की, यानी कि राजतंत्र, न कि लोकतंत्र की किसी का ना हो। राजतंत्र मतलब पर्सनली राजशाही का वो या राजा का वो, जिसके पास भी सत्ता होगी। तो फिर ये समझें कि वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी एक तरह से सऊदी अरब के कंट्रोल में आ गई और कोई उसे डिगा नहीं सकता। अमेरिका जो खुद ही लोकतंत्र है, किसी का नहीं है, कोई आएगा, जीतेगा, हारेगा, फिर अपनी जगह बैठ जाएगा। ओबामा कहाँ है? कुछ नहीं है। ट्रंप कहाँ है? कुछ नहीं है। जो पर्सनल थोड़ी बहुत मिल्कियत थी ट्रंप के अपने बिजनेस की, बिलियनर थे, वो तो तब भी थे, अब भी हैं। बाकी सब आए और गए, सिर्फ नाम दिखा गए, काम के कुछ नहीं, और पद में रहते हुए भी रोज पत्रकारों से गाली भी खाते रहे। राजा होते तो क्या ये हो सकता था? अंदाजा लगाइए, किसी से भी कंपेयर कीजिए इस दुनिया में आज ही के टाइम में जो वास्तव में राजतंत्र और पावरफुल हो। तो इस तरह से ये फिएट करेंसी बनी, क्योंकि तब तक गोल्ड स्टैंडर्ड था और तब गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करके कहा गया अनटिल फर्दर नोटिस, यानी कि आगे आने तक, जब तक हम कोई सूचना नहीं देंगे, नोटिफाई नहीं करेंगे, तब तक कोई रिजर्व नहीं रखा जाएगा।
और वो अगली सूचना अभी तक आने में ही है, आई नहीं है, आएगी नहीं आएगी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए क्या होता है। तो ऐसी स्थिति रही। तो ये जो फिएट करेंसी थी, अब वो कागज में हुआ करती थी, सबके पास फिएट थी, सब विदेशी मुद्रा रिजर्व रखते हैं क्योंकि एक दूसरे से खरीद फरोख्त करते हैं और तेल तो सबको चाहिए। तो खरीद फरोख्त की मुद्रा इंटरनेशनल करेंसी या रिजर्व करेंसी की रिजर्व भी रखें, ये हो गई डॉलर, क्योंकि सऊदी अरब और ओपेक नेशंस ने उसको सपोर्ट कर दिया। ओपेक नेशंस मतलब पावरफुल रहे एक ग्रुप में। रशिया इसीलिए अंदर बाहर होता रहता है, उसको उतनी वैल्यू नहीं है, वो प्लस कह के मान लिया जाता है। अब जब ये फिएट करेंसी इस तरह चलने लगी तो अब हम ये देख रहे हैं कि उसी को कागज की जगह अब डिजिटलाइज किया जा रहा है कि आसानी हो। आसानी के लिए ही ये डिजिटलाइज की जा रही है। अब हम ये समझते हैं कि ये करेंसी जारी कौन करता है। ये करेंसी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है। आपके देश का सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जापान का बैंक ऑफ जापान, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड या वो पूरे ब्रिटेन का। तो इसी प्रकार से जिस देश का जो सेंट्रल बैंक होगा, यानी कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समकक्ष, तो वो ये करेंसीज जारी करता है। और लगभग अब 100 देश इस पे बिल्कुल सीरियसली विचार कर रहे हैं और एक साथ जारी कर रहे हैं। अचानक से बहुत जल्दी बढ़ गए ये देश। तो इस प्रकार से ये हो रहा है। अब सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी ये फिएट करेंसी हुई जो कि डिजिटल फॉर्म में है। तो यहां तक कि हम इस बात को समझ गए। तो ये जो है इस प्रकार की करेंसी है जो कि पहले नोटों के फॉर्म में थी, अब डिजिटल फॉर्म में है। सिर्फ इतना सा फर्क आया। अब और क्या फर्क आया? और फर्क यह आया कि आप जो लोगों से खरीद फरोख्त करेंगे, जैसे कागज के नोटों पे करते थे, तो कागज का नोट आपके पास, जिसको चाहें दें ना दें और किसी को पता भी नहीं। लेकिन सीबीडीसी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डिजिटलाइज्ड है, प्रोग्रामेबल है। तो आरबीआई इंडिया में या कोई भी जो सेंट्रल बैंक होगा जिस देश का, वो उस पर निगरानी रखेगा, पूरा कंट्रोल रखेगा। और जब वो प्रोग्रामेबल है तो आज के टाइम तक अगर उस प्रोग्राम को इस तरह के नहीं भी बनाया गया, ऐसा नहीं भी बनाया गया कि आपकी पूरी निगरानी कर रहा है, क्योंकि एक तो टोकन बेस्ड है और एक अकाउंट बेस्ड है। जो रिटेल है और एक दो भाग में बटी, एक बल्क में बटी होलसेल और एक रिटेल में। जो रिटेल है उसके भी दो भाग हैं। रिटेल डिजिटल करेंसी जो बन रही है सीबीडीसी, उसके भी दो भाग हैं। एक टोकन बेस्ड है, जो रुपये की तरह की टोकन है, दे दिया किसी के हाथ में जिसके पास है उसका। और एक अकाउंट बेस्ड है कि अकाउंट में होगी, आपके केवाईसी होंगे, वो आपकी होगी। ये पूरी दुनिया की सीबीडीसी के बारे में है। इसमें मैं आरबीआई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो नहीं है वो आगे भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का पैटर्न एक जैसा चलता है। जो सही चल जाएगा वो बाकी सब भी फॉलो कर लेंगे। तो इस तरह की ये स्थिति है। तो अब होलसेल और रिटेल जब दो भागों में डिजिटल करेंसी बंटी, तो सेंट्रल बैंक ने, जैसे भारत का आरबीआई है, इसने इसको दो भागों में बांटा कि एक जो होलसेल में है वो तो हम बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देंगे, जो आपस में अपना सेटलमेंट कर सकें या और कहीं पेमेंट कर सकें। जो ज्यादा वैल्यूएबल मुद्रा है, जो दूसरे देश भी रखते हैं रिजर्व के तौर पे या चाहते हैं पेमेंट में, एक्सचेंज में रेडी हैं, तो आसानी से ओवरसीज पेमेंट भी हो सकेंगे। दूसरे देश को भी दे दो। मान लो रूबल इंडिया चाहता है रूस से तेल लेने के लिए, तो रूस आसानी से अपनी सीबीडीसी इंडिया को दे सकता है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो है आपके लिए अच्छी है। अच्छी कैसे है? यहां पे क्योंकि आपका कंट्रोल अब उतना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकचेन पे हुआ करती थी, जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी होती थी, वो अनोनिमस होती थी, उसका कोई मालिक नहीं होता था, या कहें सब मालिक होते थे। अब यहां पे एक की मिल्कियत है, यहां पे सेंट्रल बैंक मालिक है। अब वो सेंट्रल बैंक हर चीज को कंट्रोल कर रहा है।
अब आप उसको उसकी निगाह से बच नहीं सकते, तो आपकी निजता अब नहीं रही। अगर आप बिटकॉइन यूज करेंगे, आप लाइट कॉइन यूज करेंगे, आप रिपल यूज करेंगे या एक्सएमआर यानी कि मोनरो यूज करेंगे, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। किसी को पता भी नहीं कि आपने कहां लिया कहां दिया। वो आप उसको सीक्रेट रख सकते हैं, वो आपके हाथ में है। लेकिन इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं, सब सेंट्रल बैंक्स के हाथ में है, क्योंकि वो प्रोग्राम कर रहे हैं। और जिन देशों में अगर ऐसा है कि टोकन के अलावा जो अकाउंट बेस्ड हैं, या कम से कम टोकन बेस्ड जो डिजिटल करेंसी है CBDC, उसमें अगर तुरंत अगर ऐसा नहीं भी है कि आपके ट्रांजैक्शन को रोका जा सके या आपके सारे पैसे जब्त किए जा सकें, तो क्योंकि वो प्रोग्राम है वो उसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल सेंट्रल बैंक्स का है। उसी तरह जैसे आपकी एप्स होती हैं मोबाइल में, उनमें अपडेट आप कर लेते हैं, नए फीचर जुड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार इसमें भी नए फीचर जुड़ सकते हैं। यानी कि जो फीचर अगर आज नहीं भी हैं, पहले तो क्या है क्या नहीं है आपको नहीं मालूम, जो वो कहेंगे मान लेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ मालूम है भी, अगर मान भी लें कि वो बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो भी उसे वो कभी भी अपडेट कर ही सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ की स्थिति। अब ये लोग जो कहते हैं वो क्या है, इसका एक और फायदा ये बताते हैं सेंट्रल बैंक्स, ये बताते हैं कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगा। अब बढ़ावा कैसे देगा? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को फाइनेंस देना नहीं कहते, जबकि रियल मीनिंग ये है कि आपको फाइनेंस दिया, जो भी धन दौलत थी उसमें आपका भी हिस्सा लगाया, चाहे नौकरी दी उससे आप कमाएंगे, बिजनेस दिया उससे आप कमाएंगे, आपका इससे आया ना पैसा कमा कर, क्या ग्रांट सब्सिडी दे दें, दान दे दें, ऐसे आ जाए, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। लेकिन इनका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये कहते हैं हमने आपका बैंक अकाउंट खोल दिया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि बैंक के अकाउंट खोलने की जरूरत क्या है, मोबाइल में तुम अपने रखोगे ही, मोबाइल के जरिए मतलब एक्सेस करोगे। तो एक तरह से समझ लो जैसे बैंक में डिपॉजिट करते, वैसे यहां पे तुमने अपने वॉलेट में डाल दी, जो कि वर्चुअल वॉलेट है, यानी कि सॉफ्टवेयर में आपके सेव है, जिसको आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो, मोबाइल के थ्रू उसमें घुस रहे हो, निकाल रहे हो या जमा कर रहे हो, और वो कहीं सेव है इंटरनेट पे। तो ये भी तो बैंक अकाउंट हो गया। परंतु सबसे बड़ी बात कि बताया यह जा रहा है कि इस पे ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन मिल भी सकता है, क्योंकि इसी करेंसी को बैंक में जमा भी किया जा सकेगा और बैंक से निकाला भी जा सकेगा। ऐसे भी CBDC में प्रावधान है। अब RBI किस हद तक जाता है, ये पत्ते अपने आगे आने वाले समय में खोलेगा और खोलता रहेगा। फाइनली क्या चीज सामने आती है ये हम लोग देखेंगे। तो ये स्थिति है, और बहुत सारे देश इस दुनिया में इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि CBDC कितनी कारगर हो सकती है, किस प्रकार हम लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब कि खुद बैंक्स या बैंक्स के ओनर्स जिनका भी स्टेक होगा, कुछ तो स्टेक होल्डर्स होंगे ना इनके सेंट्रल बैंक्स के, कोई लोग तो होंगे, उनको क्या फायदा होगा। मेन चीज आप ये समझिए, जनता तो अपना फायदा खुद अगर असेसमेंट करे, खुद जांच करे, खुद एनालिसिस करे तो समझ में आएगा। सुन लेंगे तो फिर क्या है, वो जो है वो अपना फायदा दे देगा, उसको अपना फायदा मान के ओढ़ लो, और फायदा या जो नुकसान एक्चुअली में होना होगा वो हो जाएगा, उसे तुम लाभ मानकर ग्रहण कर लेना। यह है एक बात। अब आगे बढ़े तो अब सेंट्रल बैंक के हाथ में, क्योंकि CBDC से ज्यादा पावर आ जाती है, ज्यादा कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि सारी करेंसी उसकी निगरानी में ही नहीं पूरे कंट्रोल में भी है। वो उसको जब्त भी कर सकता है, खाली कर सकता है, बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये रही बात। अब हम लोग ये जानते हैं कि वोलेटिलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज क्या है। यहां पे एक बात ये समझाई जा रही है कि क्रिप्टो करेंसीज जो नॉर्मल आती हैं बिटकॉइन जैसे, वो गायब हो सकती हैं, उसका कोई मालिक तो है नहीं। पब्लिक लेजर का क्या है, रेगुलेशन कोई है नहीं, अचानक से गायब हो गया, पता नहीं क्या पीछे छुपा है। यहां क्योंकि कोई सामने नहीं है, यहां पे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने है इंडिया में, और कोई भी सेंट्रल बैंक जिस देश की वो करेंसी हो उसका सेंट्रल बैंक तो सामने हो गई। जैसे भारत में भारत का RBI है, तो जापान में बैंक ऑफ जापान। तो यही चीज
हो गई। तो ये जो होलसेल और रिटेल की जहां तक के बात थी, ये तो हम समझ गए कि दो प्रकार की करेंसीज थी। तो ये भी हम समझे कि जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल ना कि सिर्फ पब्लिक पे रखेगा, बल्कि बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी रखेगा। यानी कि फिनटेक कंपनीज जो भी आ रही हैं, इतनी सारी चीजें आ रही हैं, इन पे भी ज्यादा कंट्रोल हो सके, ये भी उसका एक मकसद है। कहें या ना कहें, ये रियलिटी है, सामने दिख रहा है, जैसा है जहां है के आधार पे बिल्कुल सामने, बिल्कुल क्लियर। तो सीबीडीसी एक इस तरह की भी चीजें हैं कि जैसे कि सेंट्रल बैंक में कोई रिजर्व रख लेते हैं, रिजर्व रखते हैं ना, तो इसको एक तरह से रिजर्व के तौर पे डिपॉजिट किया जा सकता है। बैंक्स चाहे डिपॉजिट कर दें और आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज करें। जैसे एक चीज होती है लिबर, वो लंदन इंटर बैंक ऑफरिंग रेट है। जब बैंक्स एक दूसरे से कर्जा लेते हैं तो उनका भी एक कोई ना कोई ऑफर होता है कि इतने पे इतने का ब्याज एक दूसरे से लेंगे, वो कहते हैं लिबर। तो उसमें अगर उस तरह की स्थिति, अभी देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय है, अब हम अपने राष्ट्रीय स्तर पे या किसी भी देश के राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो इंटर बैंक का कोई भी काम हो सकता है, कर सकते हैं, फिनटेक कंपनी से भी डील कर सकते हैं, तो उसको ये आसानी होगी उस काम में। और इन सब चीजों में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनका कंट्रोल ज्यादा होगा, क्योंकि अब कागज तो कहीं भी नहीं है, अब सारे के सारे डिजिटलाइज्ड हैं, प्रोग्राम्ड हैं, और प्रोग्रामिंग पावर, उस पर कंट्रोल सारा का सारा सेंट्रल बैंक का है। जैसे कि इंडिया का आरबीआई इंडिया में और जापान में बैंक ऑफ जापान। अब हम आगे बढ़ें, रिटेल सीबीडीसी। अब हम रिटेल सीबीडीसी में समझ गए कि ये कहा जा रहा है कि रिटेल में अगर बिटकॉइन होता तो वो कहीं बैंकरप्ट हो गया, बिटकॉइन या अन्य बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आई हैं बिटकॉइन के पैरेलल, उसके बराबर में, तो उसमें जो भी रेगुलेटर है वो भाग गया, किसको पकड़ेंगे, बैंकरप्ट हो गया। कई लोग लिस्ट कराते हैं तो अपनी हैसियत भी दिखाते हैं, तो यहां पे तो भाग गया, तो फिर क्या होगा। लेकिन जो कि जिस देश का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ लोग हैं, आपको उनके ऑफिसेज वगैरह, बिल्डिंगें वगैरह दिखती हैं, बहुत सारे कर्मचारी हैं दिखते हैं, आप उनसे बात करो, कन्फ्रंट करो, और सरकार तो उसकी गारंटी भी लेती है, अपनी सरकार को कन्फ्रंट करो, क्योंकि गारंटीड बाय गवर्नमेंट होते हैं वो। जैसे भारत में गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। तो ये हो गई ये बात। अब अकाउंट बेस्ड जो डिजिटल करेंसी हैं वो आपको ये चाहेंगी कि आपका केवाईसी जमा हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीबीडीसी जिस देशों में भी आ रही हैं, सेंट्रल बैंक की ये डिजिटल करेंसी, तो उसमें यह है कि अगर अकाउंट में होगी, जिस व्यक्ति की होगी उसके अकाउंट में होगी, और क्योंकि प्रोग्रामेबल है उस पर ट्रेस रखेगी कि कहां से ली कहां गई। तो ये तो हो गई अकाउंट बेस्ड। एक हो गई टोकन, जो कि रुपए की तरह टोकन है, किसी को कुछ पता नहीं, लेते देते रहो, लेकिन उसके पीछे क्या प्रोग्राम है अभी और अपडेट करके क्या हो सकता है ये हम नहीं जानते। तो प्रॉपरली वो टोकन नहीं है कागज के टुकड़े की तरह, वो अभी भी कहीं निगरानी में होगा ही होगा। ये हमारा अजम्पशन है, समझदार हैं तो वो समझें, वरना जो समझना हो वो समझें। अब ये समझें कि जो सीबीडीसी होलसेल और रिटेल के लिए है, तो ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग रहे, कि होलसेल वाली जो कि इंटर बैंक है तो इनको आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते, प्रोग्राम है एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल अलग बना भी है तो एक दूसरे के यूज में आ सकते हैं, यानी पब्लिक वाली जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज कर सकते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली पब्लिक के यूज में भी दी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि क्या लाभ ये बताते हैं सेंट्रल बैंक्स की, आपको फायदा होगा इसका। ये बताते हैं कि आपको कोई जो है आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी हुई है, सोना खरीदा है, तो भाई आप बेचेंगे तब लिक्विडिटी आएगी, तब आपको उसको गिरवी रख के क्रेडिट मिलेगा या लोन मिलेगा। जहां पे आपने उसको रिजर्व अपने पास बचा के रखा, रखने में भी प्रॉब्लम नहीं, और लिक्विडिटी है, जब चाहो यूज करो। ये तो टोकन की तरह है, कागज के नोट की तरह, जबकि और आसानी से आप इसे भेज भी सकते हो क्योंकि ये ऑनलाइन चलती है। तो ये हुई एक बात। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान है कि दूर भी कर दो, बाहर भी कर दो, जो एक्सेप्ट करता हो।
और डॉलर को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल करेंसी है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसको सपोर्ट करता है। इसलिए करता है क्योंकि सारे देश या सेंट्रल बैंक डॉलर रिजर्व रखते हैं, और जो बिटकॉइन है उसमें तो कुछ भी रिजर्व नहीं है, डॉलर से कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए फिर अब ये कहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, कि बैंक अकाउंट आपको खोलना नहीं पड़ा, यही बैंक अकाउंट समझो जो वॉलेट है इसकी, जिसमें इसको जमा करके रखते हो ऑनलाइन या डिजिटल लॉकर में इनके। ठीक है, अब बात यह हुई कि जनरल पब्लिक तक ये पैसा आसानी से जाएगा, क्योंकि इसका फ्लो इतना आसान है, सब ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो जनरल पब्लिक में इजीली पहुंचेगा। अब आगे ये क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है कि किस तरह से पैसा है, यानी कि भारत के संदर्भ में लें, भारत में ब्लैक इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कागज में रुपया लोग बचाकर रख लेते हैं, बैंकों के थ्रू होता तो रिसेशन भी बहुत आते भारत में। अमेरिका में इसलिए आते हैं, क्यों? क्योंकि वहां ज्यादातर बैंक्स में हैं पैसे, तो ये स्थिति रहती है। तो इस तरह की स्थितियां होते हुए ये जो है पब्लिक स्ट्रक्चर चेंज करेगा और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होगी, ब्लैक इकोनॉमी अलग से नहीं होगी, और फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रहेगा। साइबर सिक्योरिटी ज्यादा है, क्योंकि वॉलेट से